हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पर आपका सभी का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में उमेश सर ने आप सभी को बताया कि मैं राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के बारे में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ाऊंगा। तो आज मैं अभी इस क्लास के अंदर आप सभी को राजस्थान इतिहास के बारे में बताऊंगा और आप सभी मेरा सहयोग करें ताकि मेरा हौसला बना रहे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। उड़ान हौसलों से। तो राजस्थान हिस्ट्री के बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि राजस्थान हिस्ट्री का प्रारंभ कहां से करें। राजस्थान हिस्ट्री का प्रारंभ अपन जिस काल के आधार पे राजस्थान हिस्ट्री को बांटा गया है उस काल के आधार से करेंगे। तो अभी अपन राजस्थान हिस्ट्री या राजस्थान का इतिहास प्रारंभ करेंगे। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास को कुछ कालखंड के अनुसार बांटा गया है। जैसे पहले पाषाण काल, पाषाण काल के बाद में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता काल। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता काल। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद में जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने। तो वैदिक काल के बाद में पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद, महाजनपद काल के अंदर 16 महाजनपद थे जिनको मगध महाजनपद ने खा लिया और मगध के बाद मौर्य काल प्रारंभ होता है। महाजनपद के बाद में पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल धीरे धीरे समाप्त होता है और समाप्त होने के बाद में अपन पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर, मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त काल प्रारंभ होता है। गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर, ये जो काल है इनके आधार पे हम लोग जो हमारे राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर सिलेबस है उसके अनुसार जो अपने काम आने वाली चीज है वो इसके अंदर से अपन पढ़ेंगे और जो राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण है उसी पे ध्यान देंगे। इनमें से भारत का भी इतिहास निकलता है और राजस्थान का भी इतिहास निकलता है, लेकिन अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे। जो बात इनके अंदर महत्वपूर्ण है
वो पढ़ते हैं। ये जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर हमने पहला देखा पाषाण काल। पाषाण पाषाण काल के अंदर पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, तो ये पत्थर का काल था। पाषाण का अर्थ पत्थर, मतलब पत्थर का काल। मानव ने अपने जीवन के अंदर पाषाण काल में पत्थर का उपयोग किया। उसके पास जितने भी अपने जीवनचर्या के जो औजार थे वो पत्थर के थे। मानव पत्थर का उपयोग करता था। मानव ने पत्थर का उपयोग शिकार करने में लिया। पहले पत्थर से शिकार करता था, धीरे धीरे मानव ने पत्थर को नुकीला या तीखा करने की विधि को अपनाया और पत्थरों को तीखा किया। इन तीखे पत्थरों को पेबुल कहते हैं। इन तीखे पत्थरों को पेबुल कहते हैं और इन तीखे पत्थरों से शिकार प्रारंभ किया। शिकार में मानव को तीखे पत्थरों से काफी सफलता हासिल होती है और शिकार जल्दी होता है। जैसे ही इन तीखे पत्थरों से शिकार किया, शिकार घायल या मृत हो जाता है और जो पत्थर है शिकार पे, वो पत्थर से टकराने पे अग्नि उत्पन्न करता है। अग्नि उत्पन्न करता है, उस अग्नि से ये जो शिकार है ये जल जाता है। जैसे ही मानव शिकार के नजदीक जाता है, उसे तब ताप का एहसास होता है। ताप का एहसास होता है। जैसे वो शिकार कुछ समय बाद अग्नि से छुटकारा पाता है, वैसे ही मानव उस शिकार के पास जाता है और उसे खाता है। खाने के बाद में यह उस स्वाद को महसूस करता है। जैसे पहले पत्थर से शिकार करके मानव शिकार को कच्चा खाता था, लेकिन इस घटना के बाद में मानव ने जो शिकार खाया वो पूरा पका हुआ शिकार खाया और उसे स्वाद में अच्छा लगा। इस पाषाण काल से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि की उत्पत्ति होती। इसी पाषाण काल में अपन आगे पढ़ते हैं। 1870 के आसपास 1870 के आसपास सीए 1870 के आसपास सीए हैकेट नाम के व्यक्ति ने जयपुर व बूंदी के इंद्रगढ़ से पत्थर की बनी कुल्हाड़ी
पत्थर की बनी कुल्हाड़ी की खोज की। पत्थर की बनी कुल्हाड़ी की खोज। इसके बाद में कुछ स्थान पर और पत्थर के उपकरण मिलते हैं। झालावाड़ के अंदर स्टेनकार को पत्थर के बने उपकरण मिलते हैं और जालौर में वी ऑलचिन को पत्थर के उपकरण मिलते हैं। पत्थर के उपकरण मिलते हैं। इन पत्थर के उपकरणों से अपन को पता चलता है पाषाण काल में पूरा का पूरा मानव पत्थर का उपयोग करता था। इन पत्थरों से हम लोग मानवीय हलचल का भी पता लगा सकते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे पहले मानवीय हलचल बनास नदी के किनारे देखी गई। बनास नदी की सहायक नदियां व बनास नदी पत्थरों को बहाकर लेकर आती थी और इसी के किनारे मानव इन पत्थरों से उपकरण बनाकर उपयोग करता था। अगर और अच्छे तरीके से देखें तो मानवीय हलचल के लिए मेवाड़ भी देखा जा सकता है। इन पत्थरों को वर्तमान समय में कांकरोली व नाथद्वारा में भी देखा जा सकता है। इसके बाद में पाषाण काल के अंदर अपन जो महत्वपूर्ण केंद्र है उनको पढ़ेंगे। पाषाण काल के अंदर जो महत्वपूर्ण कथन है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बागोर केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। बागोर केंद्र भीलवाड़ा के अंदर है और कोठारी नदी के किनारे पर है। इस बागोर के अंदर किस प्रकार के उपकरण मिले और किस चीज की जानकारी मिलती है वो देखते हैं। बागोर के अंदर लघु पाषाण काल से लघु उपकरण मिलते हैं। कृषि की जानकारी मिलती है, पशुपालन की जानकारी मिलती है और इस बागोर के अंदर तांबे की सुई मिलती है जिसके पीछे की साइड में छेद था। तांबे की सुई।
जिसके पीछे की साइड में छेद था। इस बागोर सभ्यता का उत्खनन वी.एन. मिश्र द्वारा किया गया 1967 से 70 तक। वी.एन. मिश्र का पूरा नाम वीरेंद्रनाथ मिश्र है। वीरेंद्रनाथ मिश्र। इस बागोर के बाद में ऐसा ही एक ऐतिहासिक स्थल या केंद्र है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो है तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर, ये तिलवाड़ा लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के किनारे इस तिलवाड़ा के अंदर भी उत्खनन करता जिसने बागोर में उत्खनन किया वो ही वी.एन. मिश्र इस तिलवाड़ा का उत्खनन करते हैं। इस तिलवाड़ा के अंदर भी लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं। पशुपालन और इसके अंदर एक चीज और मिलती है, वो है अग्निकुंड। अग्निकुंड से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि पहले के समय भी मानव कहीं न कहीं धर्म से संबंधित है। अग्निकुंड जिसमें वर्तमान समय के अंदर बात करें, विवाह के समय जिसके चारों ओर फेरे लेते हैं, जिसे अपन बोलते हैं चौरी। वैसे ही ये चौरस कुंड है अग्निकुंड। इसके बाद में 3 स्थल केंद्र और हैं, जिनको नाम और कहाँ पे है ये ध्यान रखेंगे। जायल व डीडवाना, ये दोनों केंद्र नागौर के अंदर है। इसके बाद में है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। ये जो था अब तक का इतना काल वो है पाषाण काल। ज्यादा प्रश्न बागोर व तिलवाड़ा से पूछे जाते हैं और इनके स्थान पूछे जाते हैं। जायल डीडवाना कहाँ है? नागौर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर। लेकिन बागौर के अंदर 4-5 बात है जो ध्यान में रखनी है। तांबे की सुई जिसके पीछे शेर था, तिलवाड़ा, अग्निकुंड मिलते हैं यहां से। इसके बाद में अब अपन चलेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ। ये पाषाण काल की मेन मुख्य बातें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत से प्रारंभ करेंगे और मुख्य बातें पढ़ेंगे। सिंधु घाटी
सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अपन राजस्थान में पढ़े तो कालीबंगा से प्रारंभ करेंगे। कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है, पुरातात्विक स्थल है, केंद्र है। इससे पहले थोड़ा बेसिक जानकारी पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले अपने पास जो जानकारी स्रोत थे वो ऋग्वेद के अनुसार थे। और ये ऋग्वेद लगभग 1500 बीसी के आसपास का है। इस ऋग्वेद से हम लोग भारत के इतिहास का अनुमान लगाए तो ऋग्वेद से कुछ पहले और कुछ बाद का इतना ही पढ़ेंगे। इससे पहले की अपने पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में जैसे ही गोरों का आगमन होता है, अंग्रेजों का आगमन होता है, अंग्रेज आते हैं, उनके साथ एक विद्वान आता है अलेक्जेंडर किंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम ने आकर ऋग्वेद की तरफ ध्यान दिया और इसने यह कहा कि ये 1500 बीसी से पहले भी कहीं महानता रखता है, ये देश अपने आप में महान है। अलेक्जेंडर कनिंगम जब भारत आता है तो वो दो धर्म के बारे में ही जानता है। आप ये ईसाई थे और ये यहूदियों व इस्लाम इन दो धर्म के बारे में ही जानता था। यहूदियों व इस्लाम के बारे में इसको जानकारी थी कि इन दो धर्मों का भारत से बाहर भी विदेश के अंदर राज है। ये राज किस कारण हुआ इसका कनिंगम ने पता लगाया तो इसको ये पता चला कि इन दोनों धर्मों ने विदेश के अंदर जो राज किया है वो तलवार के दम पे किया है। मतलब बाहर की तरफ आक्रमण करते और क्षेत्र को लूटते और वहां पर अपना राज स्थापित करते। लेकिन जैसे कनिंगम भारत आता है यह कुछ अन्य धर्म के बारे में भी जानकारी पाता है, जैसे सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इनके बारे में जानकारी पाता है। लेकिन ये बौद्ध धर्म की तरफ एक्टिव होता है, इन सब के बारे में पढ़ता है। लेकिन इन दो धर्मों के बाद विदेश में थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म का भी प्रचार प्रसार था। कनिंगम ने वापस जानकारी जुटाई कि बौद्ध धर्म का प्रचार राज विदेश के अंदर कैसे पहुंचा। कुछ विद्वानों से पता चला कि बौद्ध धर्म के जो विदेश में प्रचार राज चल रहा है ये भगवान बुद्ध की देन है, क्योंकि भगवान बुद्ध जो थे वो ज्ञान के धनी थे और इनके द्वारा कही गई ज्ञान की बातों को बौद्ध धर्म के लोगों ने ग्रहण किया।
इसके बाद में कनिंघम ने भगवान बुद्ध पे अपनी रुचि दिखाई और भारत के अंदर इस व्यक्ति ने खोज करना प्रारंभ किया, लेकिन यह व्यक्ति भगवान बुद्ध का इतना तगड़े वाला फैन हो गया कि इस व्यक्ति को जो भी चीज मिलती यह उसे भगवान बुद्ध के बताता। इसे चाहे हाथ में डालने वाले आभूषण मिले, गले में डालने वाली चेन माला मिले, पांव में डालने के लिए कोई आभूषण मिले, तो ये सारी की सारी जो आभूषण मिलते उनको भगवान बुद्ध के द्वारा स्थापित किए हुए या लाए हुए बताता। इसके बाद में कनिंघम के बाद में पाकिस्तान के अंदर रेल लाइन का प्रारंभ होता है। पाकिस्तान में रेल लाइन का प्रारंभ होता है और दो इंजीनियर आते हैं, जॉन ब्रेंटन और ब्रेंटन विलियम। ये दोनों इंजीनियर लाइन बनाने के लिए इन्हें ईंटों की जरूरत होती है। उस समय इन्हें वहां पे ईंटें नहीं मिलती है, लेकिन दोनों इंजीनियरों ने मजदूरों को कहा कि हमें ईंटों की आवश्यकता है, और मजदूरों ने इन्हें बताया कि जिस स्थान पे अपन काम कर रहे हैं उस स्थान से कुछ ही दूरी पे टीले के नीचे ईंटें हैं। दोनों इंजीनियरों ने पूछा, आपको क्या पता? हमें पता है। आप टीला साइड करके देखिए, ईंटें मिलेंगी। फिर जॉन ब्रेंटन ने कहा, वो काफी पुरानी ईंटें हैं, ईंटें कच्ची होगी। और मजदूर कहते हैं, क्या बात करते हो, वो इतनी पकी पकी ईंटें हैं कि आप अपना सर फोड़ डालो, इतनी पकी ईंटें। तो जॉन ब्रेंटन और ब्रेंटन वेरिलियम ने इन ईंटों को निकलवाया और रेल लाइन का कार्य प्रारंभ किया। ये दोनों इंजीनियर रिपोर्ट तो भेजते हैं अपने सीनियर अधिकारियों को कि हमें यहां से ईंटें प्राप्त हुई है और जिससे हम रेल लाइन बना रहे हैं, लेकिन उस रिपोर्ट पे अंग्रेज अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में भारत के अंदर महान गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन का आगमन होता है और इस व्यक्ति ने भारत में पुरातात्विक विभाग स्थापित किया। पुरातात्विक विभाग स्थापित किया। पुरातात्विक विभाग स्थापित किया। इस विभाग के अंदर जॉन मार्शल नाम का व्यक्ति आता है। जॉन मार्शल नाम का व्यक्ति आता है और यह व्यक्ति दयाराम साहनी को उत्खनन के लिए नियुक्त करता है। दयाराम साहनी को
उत्खनन के लिए भेजता है। दयाराम साहनी 1921 के अंदर किसी स्थान पे उत्खनन करता है और दयाराम साहनी उत्खनन के समय उस स्थान से इतना प्रभावित होता है कि कुछ समय के लिए दयाराम साहनी की आंखें रुक जाती है, क्योंकि वो क्षेत्र 5 किलोमीटर के अंदर बसा हुआ था। उसके अंदर शासनीय व्यवस्था, शासनीय घर, जनता के लिए अलग घर, शनाना घर, कुंड, डैम बने हुए पाए गए, जिसे देखकर दयाराम साहनी की आंखें रुक जाती है और 1921 के अंदर इसका उत्खनन होता है और यह स्थान है हड़प्पा। ये जो स्थान है ये है हड़प्पा। हड़प्पा के बाद में राखाल दास बनर्जी आते हैं और ये भी उत्खनन करते हैं। राखाल दास बनर्जी आते हैं और ये भी उत्खनन करते हैं। ये इस हड़प्पा से 375 किलोमीटर की दूरी पे उत्खनन करते हैं। जैसा स्थान हड़प्पा के अंदर पाया गया, वैसा का वैसा स्थान राखाल दास बनर्जी ने पाया और उस स्थान का नाम है मोहन जोदहड़ो। मोहन जोदहड़ो। अंग्रेज विद्वान पेगट ने इन दोनों स्थानों को, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को, दो जुड़वा भाई बताया और भारत के अंदर पहली नगरीय व्यवस्था का प्रारंभ बताया। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप फीडबैक दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे इसी तरह से क्लास लेके आते रहें। धन्यवाद।